नमस्कार मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक छोटा सा जो टॉपिक है अपने शिक्षण उद्योग के अंदर पाठ योजना, वहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ और थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो पाठ योजना के बारे में बात करते हैं। देखिए, मैं बात करता हूँ गद्य पाठ योजना के बारे में। गद्य पाठ योजना या पद्य या कोई सी भी हो, उनमें थोड़ा बहुत अंतर होता है। तो मैं अभी बात कर रहा हूँ गद्य पाठ योजना के बारे में। सबसे पहले होता है औपचारिक बिंदु। औपचारिक बिंदु में छात्र कक्षा अध्यापक का नाम हो गया, उसके बाद में कक्षा होगी, कालांश हो गया, प्रकरण हो गया, उपप्रकरण हो गया, दिनांक होगी, ये औपचारिक बिंदु के अंतर्गत आते हैं। औपचारिक बिंदु के बाद में जो होते हैं होते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य या विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत आपके ज्ञानात्मक उद्देश्य हो गया, भावात्मक उद्देश्य हो गया, अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य हो गया, अभिरुचित्यात्मक उद्देश्य हो गया। तो जो भी आप उद्देश्य निर्धारित करते हो, जो सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर उसके बाद में आता है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में क्या होता है, जैसे डस्टर हो गया, ठीक है, डस्टर जैसे मार्जनी है, और ब्लैक बोर्ड हो गया, चौक होगी, जो भी आपकी चार्ट मॉडल जो भी चीज़ें हैं वो सहायक सामग्री के अंतर्गत आ जाती है। अब होता है क्या है, जो अध्यापक होता है वो पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने का प्रयास करता है। ठीक है, तो सहायक सामग्री के बाद में आएगा पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। तो पूर्व ज्ञान के बाद में, पूर्व ज्ञान का मतलब है कि जो बालक है, जो विद्यार्थी वो कितना जानता है, उसका विश्लेषण किया जाता है। तो पूर्व ज्ञान के आधार पर प्रस्तावना प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रस्तावना, ठीक है, तो उसको कहा जाता है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। और अंतिम प्रश्न जो होता है समस्यात्मक होता है। उसको समस्यात्मक इसलिए होता है क्योंकि जो नया प्रकरण पढ़ाने जा रहे हैं अध्यापक, वो उसी से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो प्रस्तावना प्रश्न के बाद में जो प्रस्तावना प्रश्न होते हैं 4 से 5, और पाँचों प्रश्न जो है समस्यात्मक प्रश्न हो गया। उसके बाद में उद्देश्य कथन निर्धारित करता है जो अध्यापक है। उद्देश्य कथन का मतलब है कि अब आज आप क्या पढ़ाने वाले हो, अध्यापक क्या पढ़ाने वाला है, वो उसका उद्देश्य निर्धारण करता है। तो प्रस्तुतिकरण, अब प्रस्तुतिकरण में क्या होता है, नवीन ज्ञान को परोसना, नवीन ज्ञान को बालकों तक प्रेषित करना, ये होता है प्रस्तुतिकरण। ठीक है, तो पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ते हुए बालकों तक प्रेषित करना, ये क्या कहलाता है, प्रस्तुतिकरण कहलाता है। ठीक है, तो प्रस्तावना हो गया, प्रस्तुतिकरण हो गया। ठीक है, उद्देश्य कथन के बाद में प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में अध्यापक क्या करता है, जैसे गद्य पढ़ा रहा है, आदर्श वाचन करेगा। ठीक है, अगर पद्य पढ़ा रहा है तो भी आदर्श वाचन ही करेगा। तो इसमें अगर पद्य पढ़ा रहा है तो सुर, लय, ताल, गति आदि से करेगा, और पद्य पढ़ा रहा है तो अच्छे से पढ़ के बालकों तक प्रेषित करेगा। बालक उनको सुनेंगे। फिर उसके बाद में आदर्श वाचन के बाद में अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन में बालक अध्यापक द्वारा पढ़ाई गई चीज़ों का अनुकरण करेंगे। उसके बाद में अशुद्धि संशोधन या उच्चारण दोष का निवारण अध्यापक करेगा। उसके बाद में काठिन्यता निवारण। काठिन्यता निवारण का मतलब होता है कि कठिन शब्दों का अर्थ बताते हुए अध्यापक बालकों तक प्रेषित करेगा। ठीक है, कठिन शब्दों का काठिन्यता निवारण के अंदर कठिन शब्दों का अर्थ बताएगा। काठिन्यता निवारण के बाद में आता है भावबोध प्रश्न। भावबोध प्रश्न जो 3 से 4 होते हैं। उसके बाद में फिर बालकों से मौन वाचन करवाया जाता है। मौन वाचन के बाद में विश्लेषणात्मक प्रश्न होते हैं। विश्लेषणात्मक प्रश्न भी 3 से 4 प्रकार के होते हैं, 3 से 4। ठीक है, विश्लेषणात्मक प्रश्न के बाद में बालकों का मूल्यांकन किया जाता है, और उसके बाद में बालकों को गृह कार्य दे दिया जाता है। ठीक है, तो गद्य शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य यही होता है कि बालकों को अर्थबोध करवाना। ठीक है, तो इस प्रकार से धन्यवाद।